हाय फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आप लोग थोड़ा भी निराश मत होना, क्योंकि अगर वैकेंसी आई है या फिर नहीं भी आई है तो कभी ना कभी आएगी ही। और जो आई है तो उसकी एग्ज़ाम डेट भी आएगी, लेकिन उसके पहले हमें अच्छी तरह से तैयार हो जाना है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सही जाए। हमें सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। कोई भी ऐसा मतलब टॉपिक ना नहीं हो जिसको हम टच ना कर पाए। सारे टॉपिक को आपको टच करना चाहिए, जैसे चाहे टीजीटी हो, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, जो भी एग्जाम है, जो सिलेबस लगा होता है, सारे टॉपिक को पढ़ना चाहिए अच्छे से, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, तभी जाके हमारा पेपर अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो कि सिर्फ एग्जाम डेट का इंतजार करते रहते हैं, करे एग्जाम वैकेंसी तो आ गई लेकिन एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है। तो आप लोग उनके बहकावे में ना आए। आप लोग अपनी पढ़ाई क्या है निरंतर जारी रखें, तभी जाके आपका एग्जाम पास होगा। अब देखते हैं क्या है हमारा आज टॉपिक, जो है द्विवेदी युग की विशेषताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। द्विवेदी युग की विशेषताएं या भारतीय युग की विशेषताएं, किसी भी काल की विशेषता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उस काल में क्या कैसी रचनाएं रची गई, या फिर क्या उसकी उसके क्या गुण रहे, विशेषताओं से ही हमें पता चल जाता है। तो द्विवेदी युग की जो रचनाएं हैं उसकी क्या विशेषता रही, उसको हम याद करते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं। क्या है? भारतीय युग की प्रतिक्रिया। आपको पता होगा कि भारतीय युग के बाद ही क्या आता है, द्विवेदी युग आता है। तो भारतीय युग की प्रतिक्रिया के स्वरूप ही क्या हुआ, द्विवेदी युग उत्पन्न हुआ। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीयता की भावना। इसमें क्या था, राष्ट्रीयता की भावना थी। द्विवेदी युग के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया, भारत भारती जैसे काव्य की रचना की, और उसमें क्या है, भारतीयता राष्ट्रीयता का पूरा उसमें गुण देखा जाता है, उसका प्रभाव पाया जाता है। तो राष्ट्रीयता की भावना किसमें है अगर पूछे तो द्विवेदी युग में पाई जाती है। इसके बाद है नीति और आदर्श का निरूपण। मैथिली शरण गुप्त हों, चाहे हरिऔध हों या श्रीधर पाठक, इन सबकी रचनाओं में क्या है, नीति और आदर्श का स्वरूप देखा जाता है कि कैसे हमें लोगों से व्यवहार करना चाहिए और उनका किस तरह से मतलब सम्मान करना चाहिए। जैसे साकेत है, या फिर भारत भारती को देख ले, या फिर हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है, उसमें जो राधा है वो क्या है, राधा अपने बारे में, निज के बारे में ना सोच के लोगों के बारे में सोचती हैं। कृष्णा को रोकती नहीं है, वो कहती हैं कि आप जाओ, लोगों का कल्याण करो और मैं रह लूंगी। तो यही है नीति और आदर्श का निरूपण, या इसमें क्या है, नीति और आदर्श जैसी रचनाएं रची गई। फिर क्या है, नारी की गरिमा और महत्ता। इसमें क्या था, इस युग में नारी को अत्यधिक महत्व दिया गया। आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त की एक है यशोधरा, दूसरी विष्णुप्रिया, ये सारी रचनाएं क्या हैं, जो महिलाएं थी। आपको पता होगा कि यशोधरा किसकी पत्नी थी, गौतम बुद्ध की, और विष्णुप्रिया जो थी चैतन्य महाप्रभु की। तो जब वो लोग चले जाते थे तो उनके ऊपर क्या बीतता था, क्या वो महसूस करती थी, वो सारी क्या करते हैं, वो सारी स्थितियों का वर्णन ये यशोधरा और विष्णुप्रिया में करते हैं। तो यही हुआ कि उसका मतलब कि नारियों का उस समय क्या था, बहुत ही महत्व था, और क्या था, उनकी गरिमा थी। तो द्विवेदी युग की विशेषता नारी की गरिमा और महत्व भी रहा। हास्य व्यंग्य काव्य। इस युग में कुछ हास्य और व्यंग्य काव्य भी लिखे गए। कुछ हास्य और मतलब कुछ जिसको पढ़ के थोड़ा हंसी आए, और व्यंग्य भी किया गया। ऐसी विशेषता किसमें है, तो द्विवेदी युग में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना इसको। प्रबंध, खंड और मुक्तक। प्रबंध काव्य और खंड काव्य, मुक्तक काव्य, तीनों में क्या हुआ, द्विवेदी युग में रचनाएं हुई। जो साकेत है और यशोधरा, ये क्या है, एक प्रबंध काव्य है। बाकी इनका रंग में भंग हो या फिर जयद्रथ वध हो, ये सारे क्या है, खंड काव्य है। और हरिऔध के ही देख लीजिए आप लोग, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और पारिजात, ये सारे क्या है, महाकाव्य हैं। हालांकि शुक्ल नहीं मानते, लेकिन ये सब क्या है, प्रबंध काव्य हैं। और खंड काव्य, मुक्तक, ये सभी प्रकार के काव्यों की रचनाएं किसमें होती है, द्विवेदी युग में होती है।
इसके बाद है आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, मतलब जो भी रचनाएं रची गई इस युग में उसमें क्या था, आदर्श दिखाया गया। एक मतलब समाज में किस तरह से आदर्श रूप होना चाहिए, किसी से ऐसे द्वेष नहीं, द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, यही क्या था, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। किसमें था, द्विवेदी युग में। प्रकृति वर्णन, श्रीधर पाठक को देखेंगे, मैंने बताया था देहरादून हो गया, या फिर उनका कुछ और ऐसी रचनाएं थी, देहरादून, भारत गीत, ये सब क्या था, उनकी प्रकृति से संबंधित रचनाएं थी। प्रकृति का वर्णन भी किसमें है, द्विवेदी युग में है, लेकिन प्रकृति का विशेष वर्णन किसमें है, छायावाद में। प्रकृति का मानवीकरण रूप अगर देखें तो किसमें पाते हैं हम, छायावाद में पाते हैं, लेकिन प्रकृति का वर्णन द्विवेदी युग में भी पाया जाता है। क्या पता एग्जाम में आए कि प्रकृति का वर्णन किस युग में नहीं है, तो आप लोग सोचेंगे कि तो छायावाद में है, द्विवेदी युग में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, द्विवेदी युग में भी प्रकृति का वर्णन हुआ था। इसके बाद है छंद वैविध्य, मतलब छंद वैविध्य देख के, वैविध्य शब्द देख के आप लोग परेशान मत होया करिए। वैविध्य मतलब विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। चाहे आप देखें कि मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है, हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है, हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। और हरिऔध भी विभिन्न प्रकार के अच्छे छंदों का प्रयोग करते हैं। उनका चाहे देख लो, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, डूबी जल निधि का सहारा कहाँ है, इसमें कौन सा छंद है, मालवी छंद है। और चाहे दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोभित हो चला, इसमें भी क्या है, द्रुत विलंबित छंद है। मतलब द्विवेदी युग में अच्छे खासे छंदों का प्रयोग हुआ। और मैथिली शरण गुप्त का जो है साकेत, वो तो है ही, उसमें बहुत सारे छंद का प्रयोग हुआ है। तो छंदों का वैविध्य प्रयोग, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किसमें हुआ, द्विवेदी युग में हुआ। इतिवृत्तात्मकता, ये बहुत पूछा जाता है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की प्रमुख विशेषता रही। किस युग की रही प्रमुख विशेषता, ये द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही। अब इतिवृत्तात्मकता है क्या, मतलब जो कथा थे, पहले की जो कथाएं थी, जैसे साकेत में राम का वर्णन है, तो प्रिय प्रवास में कृष्ण का वर्णन है, वैदेही वनवास में राम का वर्णन है, तो वही चीजें हैं जो पहले की कथाएं थी, उसी को आगे क्या है, वर्णन करना ही क्या है, ये इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता नाम सुन के आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये इसका मतलब क्या, ये कैसा शब्द है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतिवृत्तात्मकता का मतलब है कि पहले की जो कथाएं थी, पहले के कथा को ही कथानक बना के वर्णन करना ही क्या था, इतिवृत्तात्मकता था, जो द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता रही है। और यही सारी द्विवेदी युग की विशेषताएं आप लोग फिर एक बार देख लीजिए। भारतीय युग की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीयता की भावना, नीति और आदर्श का निरूपण, नारी की गरिमा और महत्व, हास्य व्यंग्य काव्य, प्रबंध, खंड, मुक्तक, तीनों प्रकार के काव्य लेखन, आदर्शवाद की प्रतिष्ठा, प्रकृति वर्णन, छंद वैविध्य और इतिवृत्तात्मकता। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट भी करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से कुछ बता सकूं और अच्छे से सिखा सकूं। ट्रिक के द्वारा भी मेरी क्या विशेषता है कि मैं चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से समझा देती हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग उस तरीके से पढ़ें और अच्छा करें। धन्यवाद।